हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे और पार्ट नंबर 1 आपने देख लिया होगा। उसमें हमने रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के और 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ में, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, लेकिन वो पेड होगा आपके लिए। कांटेक्ट करेंगे आपको, हम बता देंगे कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। बहुत मिनिमम चार्जेस रखे हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आपने पहले 25 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो रीजनिंग के वो पहले क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से, A student is frequently distracted during lesson. What is the most appropriate teacher response? यदि कोई छात्र बार बार ध्यान भटकाता है क्लास के अंदर, तो सबसे अच्छा मतलब क्या रेस्पॉन्स होगा एक टीचर के लिए, क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है इनिशिएट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर डिस्ट्रैक्शन, कि भाई हमें क्या करना है कि रीजन जानना है कि वो बच्चा क्यों डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, उससे कन्वर्सेशन, उससे बातचीत करके हमें ये पता लगाना है। या इग्नोर द बिहेवियर एंड कंटिन्यू टीचिंग, या हमें उसके व्यवहार को अनदेखा कर देना है, यानी ध्यान ही देना नहीं है उसकी तरफ और हमें लगातार पढ़ाते रहना है। ये भी। थर्ड ऑप्शन है असाइन द एडिशनल टास्क, उसको एक्स्ट्रा काम दे देना है ताकि वो उस काम में उलझ जाए या उस काम में लग जाए। और डी ऑप्शन है आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास अंटिल दे आर अटेंटिव, क्लास उस स्टूडेंट को ये कह दे कि भाई क्लास से बाहर चले जाओ, जब तक आपका ध्यान क्लास में नहीं लगेगा आप क्लास में नहीं आना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें, अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें बेस्ट सूटेबल आंसर को ढूंढना होता है। अब यहाँ पर इग्नोर तो नहीं करेंगे, ये डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव कमेंट हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ना ही उसको एडिशनल काम देंगे, वो तो एक तरीके से उसके लिए बर्डन हो जाएगा। वो डिस्ट्रैक्शन क्यों कर रहा है, ये उसके लिए अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही उसको क्लास में से बाहर जाने के लिए कहेंगे। बेस्ट ऑप्शन ये है कि उससे बात करेंगे, यानी कि इनिशिएट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड द रीजन, और उससे जानेंगे भाई वो क्लास में ऐसा डिस्ट्रैक्शन क्यों फैला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्लास बोरिंग हो रही हो या उसे समझ नहीं आ रहा हो, तो उसके पीछे का हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अनौपचारिक बातचीत शुरू करना ताकि ध्यान भटकने का कारण हम जान सके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ क्लासरूम डिस्कशन ऑन कंट्रोवर्शियल सोशल साइंटिफिक इश्यूज, यानी कि विवादास्पद सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर कक्षा चर्चा का कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नॉट पूछा गया है। यहाँ पर जब नॉट आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है आपको। ऑप्शन ए है फोर्सिंग स्टूडेंट टू एग्री विद ईच अदर, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, या अप्रिशिएटिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट, या डेवलपिंग रीजन आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें आप विवादास्पद सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर कक्षा में चर्चा करनी है। मैंने यानी कि क्या करना है, हमको एक तरीके से डिस्कशन पैदा करना है। और डिस्कशन में जब हम कोई सोशो साइंटिफिक इश्यूज कोई क्रिएट होंगे, मान के चलो आपकी साइंस की क्लास है और आपको वहां पर उसमें डिस्कशन करना है, और एक स्टूडेंट कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे वाटर की मैं बात करूं, वाटर H2O ले लेता हूं मैं आपके लिए। एक स्टूडेंट कह रहा है कि इसमें हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं है, दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीजन इंक्लूड है सिर्फ ओनली, और एक कह रहा है हाइड्रोजन इंक्लूड है। तो एक दूसरे की हमें ये नहीं करना है कि एक दूसरे को, देखो, क्लासरूम डिस्कशन से क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, बिल्कुल सही है। अप्रिशिएटिंग, एक दूसरे के जो दृष्टिकोण है उसको हम क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और इसी तरीके से रीजनिंग स्किल्स भी डेवलप होती है। लेकिन हम स्टूडेंट को एक दूसरे से सहमत होने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ये नॉट पूछा था, तो नॉट का मतलब यही है, छात्रों को एक दूसरे से सहमत होने के लिए बाध्य करना नहीं चाहिए कि भाई एक ही चीज पढ़ जाओ। एक ही चीज पर अड़ जाने का मतलब यह है कि कोई भी एक थॉट है, उसी के ऊपर सबको एक सहमत हो जाना है। ये बिल्कुल क्या है, क्लासरूम डिस्कशन का पार्ट इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम डिस्कशन ओपन एंडेड होना चाहिए, जिसमें हम मल्टीपल आइडियाज को अपनी क्लास में वेलकम करें।
तो इसीलिए आप समझ गए होंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 27 का ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, गुड क्लासरूम के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासरूम के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर बताया भी था ऊपर मैंने कि क्रिटिक ऐसा क्लासरूम हमें बनाना है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, डाइवर्स व्यू को हम प्रमोट करें और ठीक और साथ-साथ रीजनिंग स्किल्स भी वहाँ डेवलप करें। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट है, याद भी रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिलेवेंट एज पर्पस ऑफ क्लासरूम ग्रुप एक्टिविटीज। तो क्लासरूम में आपको ग्रुप एक्टिविटीज करानी है, उसमें सबसे कम जो लीस्ट है, ये नहीं कहा कि नेगेटिव, लीस्ट का मतलब सबसे कम क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन है पेयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब जब आप क्लासरूम एक्टिविटीज कराओगे तो पेयर लर्नर का मतलब है कि सभी जो स्टूडेंट है उनको सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लर्निंग बाय डूइंग, जब क्लासरूम में एक्टिविटी होगी तो स्टूडेंट करके सीखेगा। और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी जामिया में पूछा जाता है। तो उन साइंटिस्ट का नाम है, उन फिलोसोफर का नाम है जॉन डुई कहते हैं इनको, जॉन डुई। अगला है डेवलपिंग सोशल स्किल्स। तो बिल्कुल जब क्लासरूम में एक्टिविटीज आप कराएंगे तो स्टूडेंट के अंदर स्किल्स डेवलप होती है। कैसी स्किल्स डेवलप होती है? सोशल स्किल्स डेवलप होती है। और साथ ही साथ लेकिन मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन, ये सबसे कम आवश्यकता है इस क्वेश्चन के लिए। हालांकि क्लासरूम भी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन क्लासरूम का डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर लीस्ट पूछा है, यानी कि सबसे कम पूछा है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि क्लासरूम में डिसिप्लिन बरकरार रहना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बेस्ट सुटेबल आंसर जो ढूंढना था वो ऑप्शन नंबर डी ही है, यानी कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 29 में चलते हैं। एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न इन स्कूल, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस कोट। तो हमें ये बताना है, शिक्षा वे स्कूल है, शिक्षा वे है जो स्कूल में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी बनी रहती है। इस कथन की मूल भावना क्या है, यानी कि इस कोट का क्या मीनिंग है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है ट्रू एजुकेशन फोस्टर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बियॉन्ड रोट लर्निंग, यानी कि सच्ची शिक्षा रटने से आगे बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है। बी ऑप्शन है एजुकेशन इज अबाउट मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग फैक्ट, कि शिक्षा वह है जो याद रख, जो चीज आप याद रख पाओ या जिस चीज को आप दोहरा पाओ। ऑप्शन सी है अटेंटिव स्टूडेंट नेवर फॉरगेट व्हाट दे लर्न, जो छात्र ध्यान से पढ़ते हैं वे कभी नहीं भूलते। और डी ऑप्शन है स्कूली शिक्षा को भूल जाना अशिक्षित होने का संकेत है, यानी कि फॉरगेटिंग स्कूल लर्निंग मींस वन इज अनएजुकेटेड, यानी कि वो अशिक्षित है। अब 29 में हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ट्रू एजुकेशन फोस्टर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बियॉन्ड रोट लर्निंग। ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि सच्ची शिक्षा वही है जो रटने के अलावा, रटने के आगे बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है। हमें रटना नहीं है, हमें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करनी है, यानी कि अपनी बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। और यही इसका बेस्ट कोर्ट का इसका सेंट्रल आइडिया का मतलब था। क्वेश्चन नंबर अब 30 में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। और ये जामिया का फेवरेट क्वेश्चन है, बीएड का, डीएलएड का, बीएड स्पेशल हो, बीएड नर्सरी हो, ये क्वेश्चन हर साल पूछता है कि एक इफेक्टिव टीचर की क्या मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी है। तो पहला ऑप्शन है कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली एंड एक्यूरेटली, कि वो जो भी अपने आइडियाज है, अपने विचार जो है उनको बिल्कुल सटीक से, क्लियरली और बिल्कुल सही एक्यूरेट एक्यूरेट बता पाए, यानी कि एक्यूरेट साझा कर पाए। बी ऑप्शन है यूजेस मल्टीपल इंस्ट्रक्शनल एड्स इन लेसन, यानी कि अपनी क्लासरूम के दौरान अपने जो पढ़ा रहा है उसके अंदर मल्टीपल एड्स को इंक्लूड करें, जो कि जिसको हम टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन है मेंटेन्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट ऑल टाइम, हमेशा क्लास में कठोर अनुशासन बनाए रखना है ताकि क्लास में बिल्कुल भी कोई बच्चा ज्यादा बोले नहीं, कोई ज्यादा इधर उधर देखे नहीं, बस क्लास में डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रहे, बाकी कुछ ना हो। या डी ऑप्शन है फॉलो टेक्स्ट बुक विदाउट डेविएशन, आपको टेक्स्ट बुक जो स्कूल में जो बुक्स है उसको बिल्कुल
अच्छे से फॉलो करना है ताकि उससे आप भटक ना जाएँ। अब इसके 30 में मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी पूछी है टीचर की क्या होती है? तो मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्यों ए हो जाएगी? क्योंकि इफेक्टिव टीचर वही होगा जो अपने आइडियाज़ को, अपने सब्जेक्ट को, अपने थॉट को बहुत क्लियरली, एक्यूरेटली बता पाए, समझा पाए, बच्चों के अंदर वो स्किल्स डेवलप कर पाए जो वो समझाना या बताना चाहता है। तो इसीलिए मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी जो टीचर की होगी, वो यही होगी कि कम्युनिकेट्स आइडियाज़ क्लियरली एंड एक्यूरेटली, कि अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप से वो साझा कर पाए या संप्रेषित कर पाए। ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इज करेक्ट? यानी कि हमें एजेंसीज के बारे में बताना है कि एजुकेशन में कौन सी एजेंसीज होती है जो करेक्ट होती है। स्कूल्स आर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, peer group and media are agencies of education, family is an agency of education, state through its policies is also an agency of education। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सारे के सारे ही, पहला भी, स्कूल भी एक एजेंसी के रूप में काम करता है, पीयर ग्रुप जो होते हैं यानी कि आपके दोस्त जो होते हैं, मीडिया जो है वो भी एक एजेंसी का काम करेगी आपके लिए, आपकी एजुकेशन में, फैमिली भी है एक एजेंसी का ही काम करती है। लेकिन हम इसमें मैं आपको थोड़ा-सा और क्लियर करूँगा। जो फैमिली जो है ना, वो प्राइमरी एजेंसी का काम करती है, प्राइमरी एजेंसी है वो, जहाँ से बच्चा सबसे पहले सीखता है, फैमिली, प्राइमरी एजेंसी है। मीडिया के ज़ आपने समझा होगा यहाँ पर, तो इसीलिए मैं आपको पहला आंसर बता दूँ कि इसमें सारे स्टेटमेंट ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसलिए ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको मालूम चला होगा कि स्कूल जो है, यहाँ पर स्कूल की बात की गई थी, तो स्कूल जो है ये फॉर्मल एजेंसी है, फॉर्मल एजेंसी। फॉर्मल एजेंसी है ये, और जो घर है वो आपका इनफॉर्मल है, ठीक है? इनफॉर्मल एजेंसी। अब आपको मालूम है कम्युनिटी सोसाइटी के द्वारा भी एक एजेंसी, कम्युनिटी जो है आपकी सोसाइटी जहाँ आप आस-पास रहते हैं, वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ़ किताबी ज्ञान से नहीं है, एजुकेशन का मतलब आप वो हर चीज़ सीखने से है जो आप अपने काम के लिए, अपने ग्रोथ में हेल्प, उसमें आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट भी एजेंसी का काम करेगी। मास मीडिया में जैसे टीवी है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, ये भी सब आपकी एजेंसी का काम करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम अरेंजमेंट बेस्ट सपोर्ट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? यानी कि हमें ये बताना है कि सबसे बच्चों के समग्र विकास के लिए कौन-सी कक्षा व्यवस्था सबसे अधिक सहायक है? पहला ऑप्शन है गर्ल्स एंड बॉयज शुड स्टडी टुगेदर एंड लर्न टू इंटरैक्ट रिस्पेक्टफुली। यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज है उनको एक साथ पढ़ना चाहिए मिलकर, यानी कि टुगेदर एक साथ ही एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाए और उनकी रिस्पेक्ट कर पाए, आपस में रिस्पेक्ट भी कर पाए। ये ऑप्शन है गर्ल्स एंड बॉयज शुड सिट इन सेपरेट रोज टू मेंटेन डिसिप्लिन, कि भाई गर्ल्स को अगर एक क्लासरूम में तो बैठ रहे हैं लेकिन गर्ल्स को अलग बिठाओ, बॉयज को अलग बिठाओ, ताकि जो क्लासरूम का डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे। या बी सी ऑप्शन है गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी प्लेस इन डिफरेंट सेक्शन टू फोकस बेटर ऑन स्टडीज, कि गर्ल्स को अलग किसी क्लासरूम में बिठाओ, बॉयज को अलग किसी क्लासरूम में बिठाओ, ताकि वो एजुकेशन पे बेटर फोकस बना पाए। और डी ऑप्शन है सेपरेट सीटिंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज प्रमोट मोरल बिहेवियर, हमें मोरल बिहेवियर को करने के लिए, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स और बॉयज को अलग-अलग बिठाना चाहिए। तो 32 का जो राइट ऑप्शन है, बेस्ट सपोर्ट क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कब होगा बच्चे का? जब ऑप्शन नंबर ए गर्ल्स एंड बॉयज स्टडी टुगेदर, जब लड़के और लड़कियां साथ पढ़े और सम्मान पूर्वक संवाद करना सीखे, यानी कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपस में बातचीत करना भी सीखे। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। विच व्यू ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट? हमें बताना है बच्चे के बारे में कौन सा दृष्टिकोण सही है। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन ब्रिंग एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज यूजफुल फॉर टीचिंग, बच्चे ऐसे अनुभव और भाषा लेकर आते हैं जो शिक्षण में सहायक होते हैं। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन इंटर एज ब्लैंक स्लेट, बच्चे जो है कोरा स्लेट बनकर आते हैं। कोरा स्लेट बनकर आते हैं, ये किसी फिलोसोफर ने कहा था। अब किस फिलोसोफर ने कहा था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन
ऑप्शन सी है चिल्ड्रन आर इनहेरिटली राउडी एंड नीड कंट्रोल, यानी कि बच्चे स्वभाव से शरारती होते हैं, उन्हें नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखने में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल चिल्ड्रन मस्ट लर्न अ डिसेंट लैंग्वेज फर्स्ट, सभी बच्चों को पहले सभ्य भाषा सीखनी चाहिए। अब बच्चों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा व्यू करेक्ट है, ये हमें बताना था, कौन सा दृष्टिकोण सही है। तो 33 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का मतलब ये है चिल्ड्रन ब्रिंग एक्सपीरियंस, बच्चे ऐसा अनुभव और भाषा लेकर आते हैं अपने, जब आप समझते होंगे जब 3 प्लस बच्चा जो एडमिशन लेता है स्कूल में, तो ऑलरेडी उसको कुछ ना कुछ लैंग्वेज, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उसका पहले से रहता है, जो कि उसको टीचिंग में, उसको सीखने में, शिक्षण में यानी कि टीचिंग के दौरान वो काफ़ी हेल्प करता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 से के बाद क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द क्लासरूम। कक्षा में ब्रेनस्टॉर्मिंग की कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ पर नॉट पूछा गया है। तो नॉट वाले क्वेश्चन को मैं 3 बार आपको बता दिया कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब कौन सा नहीं है, पहला ऑप्शन है जनरेशन ऑफ मैनी आइडियाज इन अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय में बहुत सारे विचार उत्पन्न करना। ऑप्शन बी है इंक्लूजन ऑफ क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन सी है अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रॉड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि सभी छात्रों को भागीदारी का अवसर देना। और ऑप्शन डी है यूज ऑफ रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट, एक सख्त चरणबद्ध शिक्षक शिक्षण प्रारूप का उपयोग करना। तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बताता चलूं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि कौन सा नहीं, नॉट पूछा गया था ब्रेनस्टॉर्मिंग का कौन सा फीचर नहीं है, तो विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम रिजिड यानी कि एक सख्त, जो एक कठोर, जो आपका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, जो बुक्स के अंदर बताया गया है सेम पढ़ाना है, जो जिस तरीके से आपने लेसन प्लान बना दिया उसी तरीके से आपको पढ़ाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिजिड नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या मतलब होता है। तो मैं एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब आपको सिर्फ यहाँ बता देता हूँ। अ पर्सन नेचुरल एबिलिटी और पोटेंशियल टू लर्न, यानी कि एक पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो, एक एबिलिटी है ये, जो क्या कर पाए, सीख पाए, तो ये उसको उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाएगी। अच्छा, ये किस चीज में हेल्प करती है, करियर सिलेक्शन में हेल्प करेगी, आइडेंटिफाई करेगी आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी वीकनेस को, ठीक है, और लर्निंग को भी इम्प्रूव करेगी, आपको परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगी। तो ये इसके एप्टीट्यूड टेस्ट और उसका बेनिफिट है। तो इसके आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू असेस पोटेंशियल टू सक्सीड इन अ स्पेसिफिक एरिया बिफोर फॉर्मल ट्रेनिंग। ऑप्शन बी है टू मेजर प्रोफिशिएंसी आफ्टर एक्सटेंसिव लर्निंग इन अ सब्जेक्ट। सी ऑप्शन है टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज फॉर रिमेडियल सपोर्ट। और डी ऑप्शन है टू कैलकुलेट इंटेलिजेंस थ्रू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। 35 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें क्या करना है, पोटेंशियल जो भी है आपकी सक्सीड स्पेसिफिक एरिया बिफोर फॉर्मल ट्रेनिंग, आपकी जो भी फॉर्मल ट्रेनिंग है उससे पहले ही आपको क्या कर लेना है, औपचारिक प्रशिक्षण से पहले किसी क्षेत्र में सफलता की संभाव्यता का मूल्यांकन कर लेना है। हाँ भाई, ये स्टूडेंट ऐसा है और ये इस चीज में सफल हो सकता है, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। और सीखने की एबिलिटी भी, इससे क्या होता है कि आसानी से सीखने में, लर्निंग में, सब में आपको इम्प्रूव इम्प्रूव आपकी इम्प्रूव हो जाएगा। लर्निंग में आप इम्प्रूव हो जाओगे, परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी, स्ट्रेंथ पता चलेगी, ठीक है, और आपको क्या करना है उसके बारे में आपको मालूम चलेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने जैसे ही आपको बताया कि इसका पेड सॉल्यूशन भी हमने इसका लेकर आ गए हैं, आपका कंप्लीट पूरा 170 क्वेश्चन, साथ में जो लैंग्वेज है वो भी सारी लैंग्वेज के साथ इंक्लूड होगा, वो भी जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे, और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने रखी गई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, समझने में भी हेल्पफुल
हेल्प आपको मिलेगी उसमें। और कुछ करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएँगे, कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, जो कि 2026 में हो सकता है आपके साथ पूछ लिया जाए। तो इसीलिए अगर आपको पेड ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। व्हिच डिस्क्राइब एन आइडियल टीचर रोल्स। आइडियल टीचर्स के रोल हमें बताने हैं कि क्या-क्या है। एक आदर्श शिक्षक का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए है पार्टनर विद स्टूडेंट टू एक्सप्लोर नॉलेज एंड आइडियाज। छात्रों के साथ मिलकर ज्ञान और विचारों की खोज करना। ऑप्शन बी है डिलीवर कंटेंट बट कीप डिस्टेंस। हमें अपना जो भी कंटेंट है, अपनी जो भी विषय वस्तु है, उसको स्टूडेंट तक पहुंचा देना है और उनसे दूरी बनाए रखनी है। ऑप्शन सी है मेंटेन डिस्टेंस टू इंश्योर स्टूडेंट्स लिसन। दूरी बनाए रखना है ताकि छात्र ध्यान से सुने। या ऑप्शन डी है ट्रांसफर नॉलेज एज ऑल नोइंग एक्सपर्ट। हमें एक्सपर्ट की तरह बस नॉलेज को क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है बच्चों में, क्या बच्चों को समझ आए या ना आए। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। 36 में हमारा जो राइट का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? पार्टनर विद स्टूडेंट टू एक्सप्लोर मोर नॉलेज एंड आइडियाज। यानी कि हमें छात्रों के साथ मिलकर ज्ञान और विचारों की खोज करनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अ, ये क्वेश्चन भी बार-बार पूछा गया है कि आइडियल टीचर के क्या रोल है। अब हमने अपने पीडीएफ के अंदर पूरे आइडियल टीचर के क्या-क्या रोल है, ये सारे लिख दिए हैं। आपको मैं यहाँ पर बताता भी चलूँ कि क्या करता है आइडियल टीचर, गाइड करता है स्टूडेंट को, उसका मेंटर बनता है, ठीक है? उसका सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो होता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, इंस्पायर्ड करता है स्टूडेंट को अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से, अपने बोलचाल से, ठीक है? और फ्रेंडली अप्रोच अगर रहेगा, तो ही आपका आइडियल टीचर कहलाएगा वो। फ्रेंडली आपका रोल होना चाहिए स्टूडेंट के साथ। डिसिप्लिन मेंटेनर भी कहेंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, बिल्कुल ठोस डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कुछ फैक्टर है, कुछ क्वालिटीज़ है आइडियल टीचर की, जो कि स्टूडेंट को रोल मॉडल बनने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। अब दोस्तों, एक अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ कि सेंटर स्टडी 2026 के लिए एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डेडिकेटेड बीएड एंट्रेंस बैच लेकर आया है, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए होगा सिर्फ़ और सिर्फ़, जिसमें आपको फैकल्टीज़ के फ़ोटो भी आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएँगे। इसकी डिटेल वीडियो एक जल्दी आने वाली है। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है, तो आप हमसे इस नंबर पर, जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, जो मैं अभी रेड मार्कर से आपके लिए दिखाया है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेल भी कर सकते हैं आप। और इसके एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लें अगर आपको जामिया के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप इच्छुक हैं तो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37 पर। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट स्कूल पैरेंट रिलेशन इज करेक्ट। विद्यालय और अभिभावकों के संबंध में के बारे में कौन-सा कथन सही है? तो हमें ये बताना है कौन-सा कथन सही है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। पहला ऑप्शन है ऑल पेरेंट्स शुड हैव अ वॉइस इन वर्किंग ऑफ अ स्कूल। बी ऑप्शन है पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन विद क्रिमिनल रिकॉर्ड शुड बी बैंड। ऐसे अभिभावकों को हमें बैंड कर देना है जिनका क्या हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे बच्चे के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स समटाइम आर नुइसेंस एंड शुडंट इंटरफेयर। कभी-कभी अभिभावक परेशानी का कारण हो जाती है, इसलिए उनको अलग कर देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ओनली पेरेंट फ्रॉम गुड फैमिलीज में बी रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि भाई गुड फैमिली, जो अच्छे परिवारों के लोग हैं, उन्हीं को सिर्फ स्कूल में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए रहने देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी भावकों को, जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चों के जितने भी पेरेंट्स हैं, उन्हीं सभी को हमें क्या करनी है, स्कूल के जो भी वर्किंग है उसके अंदर कार्य प्रणाली में अपनी बात रखने की अधिकार होना चाहिए। कोई चीज़ खराब है तो वो पेरेंट्स आके क्लियरली बोल दें, या कोई चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर कमी हो रही है, तो वो अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इफ चिल्ड्रन फाइट और मिसबिहेव इन क्लास। अगर क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द टीचर डू फर्स्ट। सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए? टॉक टू द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट।
सबसे पहले कि भाई बच्चों से बात करें और कारण जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो लड़ क्यों रहे हैं, ठीक है? फाइट क्यों कर रहे हैं या मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं क्लास में? पनिश द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट रिकरेंस, तो ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल पनिश तो नहीं करना है, ठीक है? रेफर द मैटर टू द डिसिप्लिनरी कमिटी, ये भी नहीं करना है कि भाई आप क्या करेंगे कि बच्चों को उठाएँ और डिसिप्लिनरी कमिटी को ये बात बता दें कि हाँ, ये बच्चे थे और क्लास में मिसबिहेव या फाइट कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन डी है रिपोर्ट द मैटर इमीडिएटली टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बताने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, हमें बच्चों से बात करनी होगी और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनमें जो मतभेद है, उनके जो विवाद है, उनको समझकर उनको सुलझाने की कोशिश करनी होगी। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले हम बच्चों से बात करके उनके कॉन्फ्लिक्ट को, उनके जो भी विवाद है, उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, इन मिडिल स्कूल एजुकेशन व्हाट इज प्रिफर्ड प्रोग्रेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? माध्यमिक विद्यालय शिक्षा में शिक्षण अधिगम की कौन सी प्रगति वांछनीय है? ऑप्शन ए है फ्रॉम कंक्रीट एक्सपीरियंस टू एब्स्ट्रैक्ट concept, from unknown information to familiar knowledge, from general rule to specific example, from logical sequencing to psychological needs। तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब हो जाएगा कि कोई भी ठोस अनुभव है, जैसे कि मान के चलो बच्चों को पता है कि जो क्रिकेट बॉल देखी है वो आपकी कौन कैसी होती है, स्फेयर होती है, ठीक है? तो उसने वो ठोस चीज़ देख लिया, अब उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लेके जाएँगे, ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ कि हाँ भाई, इमेजिनेशन वाले पे, जहाँ पर उसको वो चीज़ दिखेगी नहीं, लेकिन हाँ, उस चीज़ को वो इमेजिन कर लेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा और ये कहाँ की बात चली? मिडिल स्कूल की बात चली है, मिडिल स्कूल की, माध्यमिक विद्यालय की। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40, इन व्हिच टर्म MOOC व्हाट डज़ द लेटर सी स्टैंड फॉर? हमें सी का मतलब बताना है कि सी का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर आपको MOOC यानी कि मूक की फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं क्या मतलब होती है। इसका मतलब होता है मैसिव मैसिव ओपन ओपन ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सी का क्या मतलब है। सी का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, कोर्स। और इसके अंदर कौन कौन से कोर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे स्वयं है, कोर्स एरा है, EDX है, यूडेमी है, और इनको बहुत ही लो कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मोस्ट डिजायरेबल प्रैक्टिस व्हाइल ईटिंग द मिड डे मील इन स्कूल? हमें ये बताना है कि मोस्ट डिजायरेबल प्रैक्टिस क्या है जो कि मिड डे मील, MDM जिसको कहा जाता है शॉर्ट में इसको MDM कहा जाता है, MDM। तो क्या है? टीचर एंड स्टूडेंट शुड ईट टुगेदर टू फॉस्टर म्यूचुअल रेस्पेक्ट। शिक्षक कि भाई टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों बैठकर भोजन करें, जिससे क्या हो, आपस में एक दूसरे को सम्मान विकसित हो। बी ऑप्शन है टीचर एंड स्टूडेंट शुड सिट सेपरेटली ड्यूरिंग द मील। भाई शिक्षक अलग जगह भोजन करे, यानी कि अलग जगह खाना खाए, या स्टूडेंट अलग जगह खाए। ऑप्शन सी है स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड शुड बी सीटेड सेपरेटली। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों को अलग अलग बिठाया जाए। अब जैसे कोई बैकवर्ड क्लास से आता है उसको अलग बिठा दिया जाए, या कोई अच्छे क्लास से आता है उसको अलग बिठा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो सबसे बेकार ऑप्शन है। ऑप्शन डी है ओनली स्टूडेंट फ्रॉम गुड फैमिलीज शुड बी सर्व मील। केवल अच्छे परिवारों को के छात्रों को भोजन परोसने की जिम्मेदारी दी जाए, ये भी गलत है। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई स्टूडेंट और टीचर दोनों को मिलकर एक साथ मतलब खाना खाना चाहिए एक ही जगह पर बैठकर, ठीक है? तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। MDM की मैंने बता दिया, मिड डे मील, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1995 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? 1995 में इसका स्टार्ट हुआ था। और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है ऑलरेडी आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो क्लास 1 से आपका है, क्लास 1 से 8 तक, क्लास 1 से 8 तक है। अच्छा, इसको अब किसी और नाम से जाना जाता है। अब इसको 2021 के बाद किसी और नाम से जाना गया। वो किस नाम से जाना गया आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ द क्वोट
एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है। इस कथन का कौन सा विकल्प सबसे कम उपयुक्त है? नॉट पूछा गया है, डज नॉट रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ द कोट। सबसे कम उपयुक्त का मतलब जो नॉट, जो बहुत ही लीस्ट इसको दिखा रहा हूं। ऑप्शन ए, लाइफ एंड एजुकेशन आर सेपरेट कंपार्टमेंट, ऑल लाइफ एक्सपीरियंस आर एजुकेटिव, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हैज एजुकेशनल वैल्यूज। और डी ऑप्शन है, स्कूल अलोन डज नॉट डिफाइन एजुकेशन। तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइफ एंड एजुकेशन आर सेपरेट कंपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कभी भी, जीवन और शिक्षा कभी भी अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही कंपार्टमेंट के अंदर आते हैं। जीवन से ही शिक्षा है और शिक्षा से ही जीवन है, जैसे कि ऊपर कोर्ट में बताया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेशन डिस्कवरी लर्निंग। हमें बताना है कि सबसे जो नीचे ऑप्शन है इसमें सबसे जो बेस्ट है, बेस्ट बताना है, डिस्कवरी लर्निंग का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटिंग फैक्टर दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। तो आप तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि भाई क्या मतलब है इसका। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्कवरी लर्निंग के लिए हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट ही जरूरी होता है, जिसमें बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है, स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन, ऐसा देखो ये सारे भी ठीक है, लेकिन ये जो है ना बेस्ट नहीं, ये सारे बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है, स्टूडेंट खुद करे और खुद करके क्या करे, वो अपने नॉलेज को, अपने डिस्कवरी को इन्हांस करे, बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का हमें बताना है कि कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता, उनके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं, आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम कितना हो, जिनका सम 50 हो। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अगर मैंने कर दिया कि 25 प्लस 25, अब इसका आंसर देना, तो ये एक ही फिक्स आंसर होगा कि 50। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको 2 ऐसे क्वेश्चन को ऐड करना है, 2 ऐसे नंबर को ऐड करना है जिनका सम 50 आ जाए। अब एक स्टूडेंट क्या करेगा, 1 रख देगा, एक इधर 49 रख देगा, तब भी 50 हो जाएगा। कोई क्या कर सकता है कि 2 रख दे, इधर 48 रख दे, तो मतलब मल्टीपल आंसर बन सकता है, उसे कहते हैं हम ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आई होप आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या था जो मैंने दे दिया था, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन था, क्लोज एंडेड। ठीक है, तो 44 का मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे आपको जाऊंगा। व्हाट माइट बी द डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज इंपैक्ट अ फूड वेब, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि फूड वेब को किसी प्रजाति के विलुप्त होने के लिए खाद्य जाल का क्या प्रभाव पड़ सकता है। मान के चलिए, एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं, जैसे क्रो, कौवे की मैं बात करूं, क्रो की, ये धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है? इसके इम्पैक्ट बताने हैं, तो हो सकता है करंट लगने की वजह से मर जा रहे हो सकता है फूड वेब की वजह से मर जा रहे हो, खाद्य जाल की वजह से, तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ फीचर ऑफ अ गुड स्कूल लाइब्रेरी। यहाँ पे अच्छा फीचर नहीं है ये बोला गया है, नॉट अ फीचर ऑफ गुड स्कूल लाइब्रेरी, कि स्कूल की लाइब्रेरी का अच्छा फीचर कौन सा नहीं है। सारे फीचर तो होंगे, लेकिन एक जो है वो अच्छा फीचर नहीं है, खराब है। स्टूडेंट कैन ओनली बोरो टेक्स्ट बुक, टीचर में बोरो एनी बुक। भाई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करे, पाठ्य पुस्तक जो है, जो उसकी टेक्स्ट बुक जो है, सिर्फ वही बोरो कर सकता है। बाकी टीचर जो है वो कोई भी बोरो कर सकता है, मतलब कोई भी नॉवल बोरो बोरो कर ले, यानी कि माँ से इशू करा ले, या कोई भी बुक जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो इशू करा ले। तो ये सबसे बेकार ऑप्शन है इसमें। अब यहाँ क्या है, आगे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लाइब्रेरी इंक्लूड स्टोरी बुक एंड डाइवर्स लिटरेचर, ये तो होना ही चाहिए कि भाई लाइब्रेरी के अंदर स्टोरी बुक भी होनी चाहिए और ऐसे लिटरेचर भी होना चाहिए जिनमें क्या हो, विविधताएं हो। स्टूडेंट आर अलाउड टू टेक बुक्स होम फॉर रीडिंग, ये भी होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट को अब उनके घर के लिए बुक दे देनी चाहिए। डी ऑप्शन है, इंटरेक्टिव सेशन विद ऑथर एंड वर्कशॉप आर ऑर्गेनाइज, लेखक के साथ संवाद और कार्यशालाओं का आयोजन भी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लीस्ट क्या है जो बिल्कुल फीचर नहीं है, कि भाई ओनली, यहाँ पे ओनली लग गया ना, ओनली बोरो, कि सिर्फ और सिर्फ जो स्कूल की बुक है वही बोरो करे। स्टोरी बुक
कोई और अदर बुक वो बोरो नहीं कर सकता, यानी कि इशू नहीं करा सकता, तो ये सबसे बेकार ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप लर्निंग आर ट्रू? तो हमें बताना है कि ग्रुप लर्निंग का कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो 46 में पहला ऑप्शन है, चिल्ड्रन ऑफ सिमिलर एबिलिटी शुड पुट टुगेदर इन वन ग्रुप, या देयर शुड बी मिक्स ग्रुपिंग। हाँ, तो हमें मिक्स ग्रुपिंग करनी है भाई स्टूडेंट की, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द चिल्ड्रन डू नॉट लर्न इन ग्रुप, ये तो स्टेटमेंट गलत है, यानी कि थर्ड जहां पे भी होगा वो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ओनली ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। फोर्थ वाला कि चिल्ड्रन लर्न टू कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट इन ग्रुप लर्निंग, यानी कि बच्चों समूह में सहयोजन करना और सहभागिता करना सीखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर दोस्तों। Which statement best describe the difference between a curriculum and syllabus? तो curriculum और syllabus में क्या बेस्ट डिफरेंस है, ये हमें बताना है। तो बेस्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिलेबस आउटलाइन द कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट व्हाइल द करिकुलम कवर द ओवरऑल एजुकेशनल प्लान। पाठ्यक्रम जो है विषय वस्तु की किसी विषय की विषय वस्तु को दर्शाता है, यानी कि सिर्फ जो भी कोई सब्जेक्ट है उसका आउटलाइन दिखाएगा कि हाँ भाई आपको ये चीज इसमें पढ़ानी है। जबकि करिकुलम के अंदर सारी चीज इंक्लूड होती है, सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जो स्टूडेंट को कराई जाती है वो भी करिकुलम का पार्ट होता है, लेकिन सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें प्लान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द करेक्ट व्यू रिगार्डिंग द रोल ऑफ स्पोर्ट्स कल्चरल एंड लिटरेरी एक्टिविटीज इन स्कूल? मतलब क्या है, खेल, सांस्कृतिक एंड साहित्यिक गतिविधियों की विद्यालय भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, ये बिल्कुल ठीक है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है कि भाई क्या है, रोल ऑफ स्पोर्ट, कल्चर, लाइब्रेरी, जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है, करिकुलम का पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था अभी। अब बाकी जो है ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट पूछ लिया है, नॉट एन इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, से पाठ्यक्रम गतिविधियों का कौन सा उद्देश्य नहीं है? इनकरेजिंग स्टूडेंट, तो इनकरेज तो हमें करना है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रमोटिंग एक्सेसिव कंपटीशन ओवर कोलैबोरेशन, ये गलत हो जाएगा कि हमें क्या करना है, सहयोग की तुलना में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, गलत है, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। हमें कोलैबोरेशन को बढ़ावा, हमें क्या करना है, प्रोमोटिंग एक्सेसिव कंपटीशन, ये नहीं करना, एक्सेसिव कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन को प्रमोट करना है, इसको प्रमोट करना है, और जो एक्सेसिव कंपटीशन है उसको प्रमोट नहीं करना है। तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा है, इसलिए गलत था और गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारा पार्ट 3 आएगा। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट चिल्ड्रन एंड सोसाइटी? बच्चों और समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू गुड फैमिलीज एंड बैकग्राउंड आर नेचुरली गुड। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो अच्छे परिवार के बच्चे होते हैं उनके स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं भी। चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम सब स्टैंडर्ड फैमिलीज आर राउडी एंड अनडिसिप्लिन। घटिया परिवार से आने वाले बच्चे शरारती और अनुशासनहीन होते हैं, ये भी कहीं नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो घटिया परिवार तो कोई घटिया परिवार तो कुछ होता ही नहीं है, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है। ऑल चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल टू लर्न, हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है भाई, सभी बच्चे जो है उनको उनके अंदर सीखने का पोटेंशियल होता है, उनमें सीखने की क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि थर्ड जहां होगा वो सही होगा। तो पहला ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, थर्ड नहीं है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ए स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। डिफरेंट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी कि अलग-अलग बच्चों के अनुभव भिन्न होते हैं, अलग-अलग होते हैं, और एक दूसरे से वो क्या करते हैं, सीखते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। सी का मतलब ये है कि कथन जो तीसरा और चौथा था वही सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट्स में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए अपनी बीएड की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको एंट्रेंस बैच में एनरोल होना है तो जल्दी से जल्दी हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं एक बारी दोबारा बता दूँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपके लिए स्क्रीन पर दोबारा लिख दिया है। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसकी बैच में क्या-क्या कवर किया जाएगा, सारी चीज़ें कवर की जाएगी। उसके लिए एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।